Hi, I'm Sriyan Srivastava and you're listening to the 10th episode of Let's Optimize podcast. आज का हमारा टॉपिक प्रणय बताएंगे. आज का टॉपिक है डेविन एआई. डेविन एआई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो किसने रिसर्च किया है? ताजिम. तो ताजिम ये बताओ हमें कि डेविन एआई है क्या और लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. डेविन एआई बोल सकते हैं. डेविन एआई एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल है जिस पे हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर हमको जो भी चीज़ किसी भी तरह से वेबसाइट वगैरह बनाना है या कोई भी ऐप बनाना है तो वो डेविन एआई को हम अपना प्रॉम्प्ट राइट करेंगे और वो डेविन एआई टोटल इन्फॉर्मेशन हमको दे देगा, टोटल एप्लीकेशन बना देगा, जहाँ तक कि वो टेस्ट भी कर देता है. सब कुछ A to Z वो काम कर देगा. अगर गिटहब पे कोई मेरा प्रोजेक्ट है उसको क्लोन कर दे रहे हैं उसके एडिटर में, देन अगर कहीं एरर वगैरह रह रहा है तो उस एरर को भी फिक्स कर देता है. जो उसके फाउंडर हैं स्काउट वो जो स्काउट W. हाँ जी, यस. उन्होंने 2010 में एक मैथ ओलंपियाड का टेस्ट होता है, उसमें उन्होंने रैंक 1 लिया था. हाँ, जब कोई भी एक जो होस्ट होता है वो जैसे क्वेश्चन कर रहा था वो एग्जैक्ट उसका सॉल्यूशन तुरंत दे रहा था. लाइक 256 स्क्वायर प्लस 5000 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, लाइक अंडर 5 सेकेंड के अंदर वो उसका आंसर दे देता था. उनके बारे में कुछ उसके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं. लाइक उन्होंने जो स्काउट वो हैं उन्होंने अपना हायर एजुकेशन जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है. देन उसके बाद उन्होंने 2017 में अपना जॉब स्टार्ट किया. अब जॉब स्टार्ट किए तो जॉब स्टार्ट करते समय उनके माइंड में आया कि कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं. तो 2023 में अप्रोक्स नवंबर और दिसंबर 2023 में उन्होंने एक नया ये कॉग्निजन एआई लैब, उसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जिसका नाम डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हाँ जी. उसको टूल्स में नहीं बताएं, वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ वो एक रोबोट टाइप पे ऐसे दिखा रहे हैं. तो उसके बारे में काफ़ी टेस्ट वगैरह भी हुआ. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके साथ इंटरव्यू वगैरह हुआ, टोटल इंटरव्यू क्रैक किया. इससे पहले मार्केट में मेरे काफ़ी ज़्यादा एआई टूल अवेलेबल थे. लाइक आपका ChatGPT 3.5, ChatGPT 4 जो पेड है, और एक और था लाम्बात था, एक क्लाउडली करके था. तो इन सब का जैसे जो परफॉर्मेंस होता है, ChatGPT का सपोर्ट रेट अगर आपका 2.5 है और ChatGPT 4 का 3.85 है और लाम्बा का जो है आपका लाइक 4.83 है. तो जब डेविन एआई का जब टेस्टिंग हुआ तो उसका परफॉर्मेंस में काफ़ी बूस्ट मिला. लाइक मार्जिन आपको 9 to 10%, उसका एग्जैक्ट 14 पॉइंट, बट एज कंपेयर जो पिछले हाँ जो प्रीवियस जो है, लाइक अगर उन लोगों का जो रेटिंग परसेंटेज है 3 है, हाँ, तो उनके कंपेटिटर में लाइक वो 10% बूस्ट रिजल्ट दिया और ज़्यादा रिजल्ट दिया. लाइक 14.86 उसका था परफॉर्मेंस रेट. हाँ 14 पॉइंट. तो मतलब तुम जैसे बता रहे हो कि इन लोग का 4 पॉइंट समथिंग है. हाँ जी, 14 है. हाँ जी. 10% थोड़ी बोलेंगे. नहीं मतलब वो बिल्कुल मतलब वो गेन किया उन लोगों के कंपैरिजन में, मतलब ज़्यादा. लाइक इन लोगों का 100 में से अगर 3.45 अगर परसेंटेज है तो उसका 100 में से लाइक 14.86 परसेंटेज है. तो पिछले जो सब एआई टूल्स है उसके कंपेटिटर में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया. तो इसके बारे में मतलब क्योंकि हाँ इसमें अगर मतलब उन्होंने ये जो है ना, मतलब ये SWE रैंकिंग का जो बेंचमार्क जो था उसके अकॉर्डिंग था. तो ह्यूमन का इंडिविजुअल में अगर देखेंगे तो 1.96 के अराउंड जो इशू सॉल्व करने का ये 1.96% दिखा रहा था.
और अगर वो विदाउट एनी असिस्टेंस, और अगर कोई असिस्टेंस लेके वो करते हैं तो अभी तक का जो बेंचमार्क जो सेट था वो 4.8 था, और इसने जो ये किया वो 13.86% इश्यूज सॉल्व किए, जो गिटहब के जो इश्यूज थे 2000 समथिंग ऐसे इश्यूज थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट ये किया है। लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? हाँ, सबसे ज़्यादा इसमें लोग ये बोल रहे हैं आईटी सेक्टर में या कोई भी ये, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्योंकि नाम ही है इसका डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सिंपल सी बात है कोडिंग की दुनिया के लिए है। तो इसमें सबसे बड़ा जो लोगों का रहा है कि ये जो लोगों का जॉब जो है वो डेंजर मोड में है या सेफ जोन में है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा। तो ये जो डेविन एआई है, ऑब्वियसली जनरेटिव एआई पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम देखा जाए, अगर आपको ये देखना है कि अगर कोई जॉब एआई रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जॉब क्या है, राइट। तो जॉब में एक काम होता है कि रिक्वायरमेंट समझना, ठीक है। उसके बाद फिर होता है उसको डेवलप करना, उसके बाद फिर उसको टेस्ट करना और फिर उसको डिप्लॉय करना, ठीक है। और हम लोग और बेसिकली ये मोटा मोटी इतना ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो जो एनएलपी ब्रांच है एआई का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो बेसिकली अगर किसी को रिक्वायरमेंट देना है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो एनएलपी के थ्रू एआई जो है उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट अगर बोलता है कि हमको रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट चाहिए, तो उसने बोल दिया एक सेंटेंस। अब उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट, कि आपको पहले डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका यूआई बनाएंगे, फिर एक बैकएंड बनाएंगे, डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार आपका स्ट्रक्चर फाइनल हो गया, तब आप उसको टेम्पलेट बना सकते हैं कि इस तरह के ये प्रॉब्लम इस कैटेगरी में लाई करता है, तो उसका वो सॉल्यूशन जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप उस पर अप्लाई करके आप रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। क्योंकि इनोवेशन जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के डे टू डे लाइफ में बहुत कम होता है, राइट। मतलब मोस्टली क्या होता है कि आपको पता होता है, अगर कोई बोला कि वेबसाइट बनाना है या फिर कोई फॉर्म बनाना है, तो पता है कि फॉर्म कैसे बनता है, राइट। अगर उसका रिक्वायरमेंट सही है तो आप बना ही देंगे, मतलब उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर ईमेल इनपुट है तो ईमेल का वैलिडेशन होना चाहिए, उसका भी स्टैंडर्ड है। तो ये जो टूल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो कन्वर्ट करते हैं रिक्वायरमेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। उसके बाद फिर क्या होता है कि उनके पास उनको फीड किया जाता है तरह तरह के सॉल्यूशंस और तरह तरह का कोड, और वो कोड क्या करता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, राइट। और वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक कैटेगरी से टैग करके, मतलब काफ़ी फजी होता है, बट 80-90% एक्यूरेसी से जनरली हो जाता है कैटेगराइजेशन, कि अगर ये इनपुट है तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब जनरेट करके कोड लिखना, ये एक वो जनरेटिव एआई वाला पार्ट है जिसमें जितना ज़्यादा कोड उसको फीड किया गया है, जितना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स उसने इंटरनलाइज कर रखा है, ट्रेन कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, उसके हिसाब से उसका आउटपुट आएगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर टेस्टिंग का अगर क्लैरिटी आ जाए, टेस्टिंग का अगर इन्होंने रोबस्ट वो कर लिया, तो वो आइटरेटिव प्रोसेस है, उसको काफ़ी मतलब करेक्ट कर सकते हैं। कॉग्निशन का जो मेन साइट होता है वहाँ से देख रहे थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टोटल 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। लाइक एक में आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको क्लोन कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग एडिटर दिया हुआ है, कोड लिखने के लिए अलग एडिटर दिया हुआ है, और यहाँ तक कि आपको उसमें प्रॉम्प्ट लिखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें की हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मतलब टोटल रिजल्ट दे रहा है। मैं ये बोल रहा था कि जो सॉफ्टवेयर
इंजीनियर का जो रोल रहा है पिछले 10 साल में, उसमें जो मैंने देखा है कि पहले क्या होता था कि हर चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, फिर धीरे धीरे वो और कम होता गया राइट, क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्टैंडर्ड हो गई। जैसे पहले रिएक्ट नहीं था तो हम हर चीज़ के लिए अलग अलग पेजेस का हर सारा कोड अलग अलग होता था, मतलब उसमें भी होता था एब्स्ट्रैक्शन, लेकिन उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था। जिनको अंडरस्टैंडिंग थी एब्स्ट्रैक्शन की, तो वो लोग जो हैं अपने खुद के लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट करके कोड का साइज़ कम करना चाहते थे राइट। और जैसे जब रिएक्ट आया तो कॉन्सेप्ट ही बन गया कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट एज ए कॉम्पोनेंट एंड रीयूज दैट कॉम्पोनेंट। उससे कोडिंग का एफर्ट काफ़ी कम हो गया राइट। तो उसी तरह से जब करते जाओगे एब्स्ट्रैक्शन होता गया। जब एब्स्ट्रैक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो वो बेसिकली एक तरह से एआई बन गया राइट, कि किस लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है आपको भी नहीं पता। आपने जो एब्स्ट्रैक्शन का जो टास्क है वो भी दे दिया एआई को ही, मतलब कोड को ही। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो अपना ऑप्टिमाइज पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो उसका पूरा कोड मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। उसका कोड लिखा है जारविस ने। मेरा कोड नेम है बेसिकली एक जारविस, अरे वो आयरन मैन वाला नहीं, वो आयरन मैन का जो एआई था उसका नाम जारविस था, तो वहाँ से नाम लिया हुआ है। तो बेसिकली जारविस क्या करता है कि मैं उसे इंग्लिश में मैंने इंस्ट्रक्शन सेट्स बना रखे हैं, ठीक है, और वो उसको रीड करके उसको पार्स करके और जो कुछ भी उस लाइन में लिखा होता है उसका कोड लिख देता है, ठीक है। बट मेरा जो सिस्टम है वो एआई नहीं है, ठीक है। इट इज़ सिंपली पार्स एंड जनरेट, ठीक है। मतलब इट्स एआई और मेरे सिस्टम में डिफरेंस ये है कि एआई में ना एक तो एक्यूरेसी का पता नहीं कितना होगा राइट, इट्स नॉट 100% एवर, और रियल लाइफ में हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है राइट। कि अगर आपने कोई कोड लिखा है तो उसको इट हैज़ टू लाइक वर्क परफेक्टली इन ऑल द केसेस। बग होते हैं ऑब्वियसली, मतलब वहाँ पर मे बी वो डिफरेंस आ जाएगा कि अगर 90% एक्यूरेसी उसकी है और हम यहाँ 10% बगी कोड लिख रहे हैं तो फिर तो सेम ही हो गया, बट इतना बग नहीं होता, वो 0.01% टाइप होता है। तो उस सेंस में जो है ये हो गया। और जॉब का जो इम्पैक्ट है वो तो है, रियल है राइट, क्योंकि जितना कोड है ऑप्टिमाइज का उसको लिखने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए थे राइट। लेकिन अब क्योंकि मैंने एक साल डिवोट किया सिर्फ उस टूल को बनाने के लिए, उसके बाद फिर मेरा पूरा जारविस जो है 2-3 महीने बन गया राइट। अब ये देखने वाली बात है कि अब क्या होता है कि वो तो खैर टूल है ना, टूल बाय इटसेल्फ कुछ नहीं करता राइट। आपको अपनी क्रिएटिविटी से, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको उसको रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। जैसे कि सारा टूल बन गया, मतलब सारा प्लेटफॉर्म बन गया, सारे फॉर्म्स बन गए, सारे एंटिटीज़ डेटा मैप हो गया, सब कुछ हो गया। अब जैसे अब रिक्वायरमेंट आ रहा है कि अगर हम इमेजेस कैसे अपलोड, बल्क में इमेजेस अपलोड करना है, जैसे अभी हो रहा है बालाजी स्टोर्स का राइट। तो उनके 2000 अराउंड इमेजेस हैं, अब उनको अपलोड करना है। तो अब ये एक नया रिक्वायरमेंट आ गया जो कि मैंने उसके अंदर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है राइट। मैं ऐसा ये लाइन नहीं लिख सकता कि पिक दिस फोल्डर एंड अपलोड इट, है ना, वैसे नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने उस पर अभी तक उस पर कुछ किया नहीं है। तो एआई के साथ भी वही है, जिस चीज़ में उसकी ट्रेनिंग हुई है अभी तक ये उसको तो कर सकता है राइट। बट अगर एकदम ही नया कुछ है तो अब ह्यूमंस का जो रोल है वो मोस्टली इनोवेशन रहेगा। मतलब दे विल ऑलवेज वर्क ऑन द न्यू थिंग्स। अब मतलब जैसे फ़ोन आने के बाद हमने फ़ोन नंबर्स याद करना छोड़ दिया राइट। तो अब डेविन एआई जैसे टूल्स आने के बाद अब याद करने की और वो स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, जिसमें कि आपको ये पता होगा कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है,
तो एआई जो है वो कहीं ना कहीं से खोज करके सीख करके वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो ओरिजिनल थिंकिंग जो है अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो जॉब के मार्केट के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जिस तरह से चैट जीपीटी ने भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स का, अभी तुम अगर यूट्यूब खोलो तो बहुत सारे जो इमेजेस होते हैं वो तुम्हें दिखेंगे कि एआई जनरेटेड इमेजेस है ना। तो वो जो इमेज है कोई डिज़ाइनर बैठ के जनरेट करता है पहले, लेकिन अब नहीं करता। अब ज़रूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट लिखा, काम हो गया। जो काम 3-4 घंटे का था अब वो 2 मिनट में हो रहा है, राइट। तो ये तो है। सेम चीज़ें हुई थी जब 90s में मास स्केल पे बैंक्स में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बस फर्स्ट टाइम उसको इनकॉर्पोरेट करने का जो एफर्ट आया, उसके बाद फिर काफ़ी लोड कम हो गया, राइट। पेपर्स उतना मैनेज करना, फाइल इधर से उधर ले जाना, सारा वो जो जॉब ही था। बैलगाड़ी चलता था पहले, कार आया तो सारे के सारे आउट हो गए। तो ये मतलब डरने वाली बात नहीं है कि एआई आ गया है तो इंजीनियर से क्या होगा, क्योंकि अब क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ कोड होता जा रहा है। एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू कोड। आपका बैंक, आपका जो एसेट है वो भी एक कोड है, राइट। पैसा जो है कैश में तो रहता नहीं है, सबके सब इट्स जस्ट एंट्री इन द डेटाबेस ऑफ बैंक्स। तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जाएंगे। एआई जो है वो नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, है ना। पहले बहुत सारे अभी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते थे, राइट। जैसे अभी ऑनलाइन बेचने का है, पहले इंटरनेट ही नहीं था, तो वो डाक सिस्टम जो है, लेटर वाला सिस्टम जो है चला गया। लेकिन अब ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स जनरेट हुआ जिसको सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब क्योंकि क्या है कि इनोवेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। इनोवेशन बस एक बाई प्रोडक्ट ऑफ रैंडम थिंकिंग है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब वहाँ जाके पता चलेगा कि अब नया क्या आएगा, राइट। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकलेंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि तो अभी तक जो स्किल्स मतलब एक्वायर किया है उसका क्या होगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ काम खास नहीं आएगा, नए स्किल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि बैलगाड़ी चलाने वाला एक्सपीरियंस जो है, जब कार आने का तो ड्राइविंग सीखना ही पड़ा, राइट। मतलब बहुत ही पेनफुल हुआ होगा सारे बैलगाड़ी वाले लोगों को, लेकिन हाँ मतलब वो तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। बेसिक फंडा तो सॉर्टेड है। प्रणय, तुम्हारे काम में तो बहुत ज़्यादा एआई घुस चुका है, मार्केटिंग एंड सेल्स और डिज़ाइन एवरीथिंग में, सोशल में। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? हाँ, जिस तरह मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी है या कोपायलट है या डैली है, तो इसने इम्पैक्ट तो किया है। लेकिन जिस तरह हम अगर कोई भी प्रॉम्प्ट उस पर लिखते हैं या मतलब कुछ भी जो हम उसका हेल्प ले रहे हैं एआई के प्लेटफॉर्म का, तो कई बार ये होता है कि हाँ परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाता है, या कई बार अगर हमने कोई प्रॉम्प्ट बहुत परफेक्ट लिख भी दिया तो वो जो आंसर देता है उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, या तो कहीं ना कहीं उसमें अपना क्रिएटिविटी लगाना पड़ता है। तो ये है कि हाँ वो हमारा काम थोड़ा इजी कर दिया है। पहले क्या था कि सब चीज़ें खुद ही सोचना था, खुद ही क्रिएट करना था। आज हमें एक आइडिया मिल जाता है उससे कि हम सही डायरेक्शन, जो मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने वो लिखा तो जो आंसर मैं चाह रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, तो एक आइडिया लग जाता है। तो अगर जिस तरह से हम ये बात कर रहे थे कि क्या एआई मतलब जॉब का स्कैर्सिटी या जो भी ये चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से इतना डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको, अगर ये टूल है तो हम इसको एज ए हेल्पफुल अपने लिए बना सकते हैं। तो अगर हम मतलब साइड बाय साइड उसको अपना को पार्टनर अगर मान के चले तो हमारे लिए एक हेल्पफुल चीज़ होगी। तो हम अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं और वो हमारे साथ मतलब वो हमारे काम को इजी कर देगा, ना कि हमारे काम को वो छीन लेगा। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्या इम्पैक्ट, जो मेन जो चीज़ें लोग वो कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग को ये एनालाइज करना चाहिए कि जो चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के कारण और जॉब मार्केट में जो चेंज आता है इन जनरल, और जो लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है, वो कब कब मेजर आया है हिस्ट्री में, और उनका अंडरलाइंग थीम क्या रहा है, ठीक है। तो
सबसे मेजर इम्पैक्ट, मेजर चेंज जो है वो कौन सा है तुम्हारे हिसाब से, लाइक वंस इन अ सेंचुरी टाइप? मेरे हिसाब से बोल सकते हैं इंटरनेट। जैसे आप बता रहे थे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब काम कर रहे थे, जब 2007 में 2008 में, तो उस समय इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि लो प्राइस पे इंटरनेट इंडिया में ही मिलता है। तो इस चीज़ को हम काफ़ी पॉजिटिव वे में देखते हैं कि ये काफ़ी सही है। तुम्हारे हिसाब से और अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट कौन सा बड़ा चेंज है? पास्ट में देखें तो ई कॉमर्स जो ये है एक सेक्टर है, तो वो काफ़ी एक मतलब बहुत इजी हो गया है कस्टमर्स के लिए या जो भी पर्सन है। पहले हर चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, शॉप पे जाना। आज हमारे पास होम डिलीवरी आ जाती है, चाहे वो फूड आइटम हो या ग्रोसरी आइटम हो, इवन क्लोथ हो। और आज के टाइम में मैंने देखा है कि मतलब आप चाहेंगे तो बाइक भी मतलब आपको ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो बड़ी और कुछ वेबसाइट्स में है कि मतलब आपको घर भी ऑनलाइन ये मिल जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ को काफ़ी इजी कर दिया है। तो ये इंटरनेट के थ्रू ही ई कॉमर्स का भी एक हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा इनोवेशन हुआ है इन फ्यू डिकेड्स। तो मेरे हिसाब से तो जो इन्वेंशन ऑफ कंबशन इंजन था वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी था, ठीक है। और सबसे पहला बड़ा चेंज था वो तो व्हील का इन्वेंशन था, है ना। स्टोन मतलब व्हील के आने से काफ़ी ज़्यादा वो चेंजेस हो गए। फिर एक तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो चेंज है, मेडिकल साइंस का, ये इतने बड़े बड़े चेंज हैं विच कैन बी कंपेयर्ड विथ इंटरनेट, राइट। अब ये देखते हैं कि इनसे हुआ क्या। जब आया तो क्या जॉब लॉस का वो था, व्हील आया था तो खैर कोई चिल था एकदम, सब मामला बिल्कुल बढ़िया था है ना। जॉब लॉस के लिए टेंशन नहीं था। उसके बाद उसके बाद का जो बड़ा चेंज है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। मशीन्स का जो इलेक्ट्रिसिटी यार, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चेंज है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी के पहले है मशीन्स, क्योंकि उस समय मशीन्स वो कोल से और स्टीम से वो सब चलते थे। तो जब इन मशीन्स आए होंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ होगा कि स्ट्राइक्स होगा यूनियंस का कि भाई हम जॉबलेसनेस, और हुआ भी होगा, राइट। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी होंगी, बट उनमें से कुछ लोग जिन्होंने अपस्किल किया होगा उनको उसमें फैक्ट्रीज़ में जॉब मिल गया होगा, राइट। और जब फिर फैक्ट्रीज़ खूब सारी एक्सपैंड होने लग गई, फैक्ट्रीज़ कहने से क्या हुआ, चीज़ें जल्दी बनने लग गई तो फिर क्वालिटी इम्प्रूव कर गया, और ओवरऑल सोसाइटी का मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। उसके कारण से फिर और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स बनते गए, राइट। फैक्ट्री में ज़्यादा सामान बन रहा है तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। जब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो फिर शिप्स में इनोवेशन, ट्रेन का इनोवेशन, फिर उसके बाद फिर कंबशन इंजन आया, इंटरनल कंबशन इंजन। कार्स बन गए तो फिर कार के टायर बनाने के लिए एक्स्ट्रा लोग, उसके पहिए, उसके पार्ट्स, उसके फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री अलग ही लेवल पे चले गए, वहाँ पे कितने सारे वो हो गए। हाँ नहीं, मतलब उस समय की बात हो रही है अभी, है ना। तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद फिर बड़ा चेंज इंटरनेट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज था, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज। उससे हर इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुआ। तुम्हारा ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, प्रेस, मीडिया और कॉमर्स, एक अंडरलाइन वो ये रहा है कि इंसान को बिजनेस तो करना ही है, राइट। मतलब चाहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हो तब भी मेन क्या था कि भाई सामान बना के बेचना है,
बेचने का काम जो है ना वो हमेशा रहा है। तो मतलब बेचने के का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली चेंज होता रहा है ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी इसीलिए हैं कि मतलब कुछ काम करने के लिए, राइट, ताकि कुछ बेच सकें। अल्टीमेटली मतलब मेन काम जो है ना टू सेल है। अभी जैसे इंटरनेट के थ्रू अभी भी उतना नहीं आया है ना, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी ऑफलाइन ही अपना काम चला रहे हैं। बट जैसे जैसे एआई आ रहा है अभी इंटरनेट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फिर और ज़्यादा लोग ऑनलाइन सब कुछ करने लगेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अभी ऑनलाइन हो रही है जो कि पहले नहीं थी। पहले तो सिर्फ सामान जाता था, फिर सर्विसेज जाते थे। अब सर्विस करने के लिए लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो, राइट। अर्बन कंपनी है, पहले तो कॉल करके बुलाना पड़ता था। अब किसी भी तरह का भी होली की सफाई चलेगी तो उसमें देखना अर्बन कंपनी वाले इधर उधर घूमते रहेंगे हर जगह। सो हर चीज़ जो है मतलब इंसान को अब आदत लगी। इनफैक्ट अब हम लोग के बाद का जनरेशन और हमारा भी जनरेशन जो है वो इंटरनेट के बिना तो जी नहीं सकता, राइट। और फिज़िकल वर्ल्ड में जा करके सब कुछ करना मतलब उतना भी वर्थ नहीं लगता कि आराम से हो जाता है इंटरनेट से। तो इस अंडरलाइन थीम को अगर किसी को ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि लोग फ्यूचर में किस तरह से बेचेंगे सामान, मतलब कॉमर्स किस तरह से होगा। अल्टीमेटली इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स ना वो ट्रांजैक्शंस है। मतलब कुछ बना रहा है इंसान, एक वैल्यू क्रिएट किया उसने, है ना, मतलब कुछ रॉ मटेरियल है, उसमें उसने अपने स्किल के उसको यूज़ करके कुछ बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। सिर्फ चीनी और आम जो है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू उनको मिला करके अच्छे रेसिपी में जैम बना दो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। तो वो जो वैल्यू एडिशन किया उसने, वो डिफरेंस वो जा कर के वहाँ पर बेच सकता है, राइट। तो वो उसका प्रॉफिट है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट और जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें। तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरह से डेवलप करता है। और अब रेट ऑफ चेंज काफ़ी तेज़ हो रहा है, राइट। एआई जो है बस 10 साल पहले ही हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते थे, राइट, कि कोर्सेज फ्लोट होते थे, एआई के कोर्सेज हैं ये वो। अब जो है उस समय सुनने में नहीं आता था कि रियल वर्ल्ड में, उस समय 10 साल पहले भी जो है 10-15 साल पहले भी कि आने वाला है, अब तो आ गया। जो डीप फेक के वीडियोस जो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी जो है ना, साइबर सिक्योरिटी एक काफ़ी बड़ा फील्ड वो होगा अब धीरे धीरे और होता जाएगा, बिकॉज हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है। सब लोग के अकाउंट्स ऑनलाइन है, एसेट्स सारे ऑनलाइन है और ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शंस का सिक्योरिटी काफ़ी हो रहेगा। चलो सही है, अभी फ़िलहाल तो इम्पैक्ट नहीं आएगा डेव जॉब्स का। तासिफ शुड बी फाइन। और पता नहीं अपना मेरा भी स्टेज शायद निकल चुका है अब, तो आई एम ऑल्सो फाइन। चलो ठीक है, सो लेट्स रैप अप दिस एपिसोड ऑफ लेट्स ऑप्टिमाइज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।